हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टंग के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एवरीथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टंग। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फेरेंजियल टॉन्सिल्स, गास्ट्रिक ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। हमारे फेरिंग्स रीजन में, जो बकल कैविटी के फेरिंग्स रीजन है, उसके अंदर कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है। टॉन्सिल्स का जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था और मैंने आपको बताया था कि जो टॉन्सिल्स हैं वो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फोइड स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फेरेंजियल रीजन में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, बकल कैविटी के फेरेंजियल रीजन में। टॉन्सिल्स क्या है? लिम्फोइड टिश्यू है जो कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और लिम्फोसाइट्स आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। दो टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं और टी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती है। तो कंप्लीट कह सकते हैं कि ये जो टॉन्सिल्स है ये डिफेंस में हेल्प करती है और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। तो जो टोटल कितनी 6 टॉन्सिल्स होती है हमारी, 6 टॉन्सिल्स, लेकिन 4 टाइप्स। एक फेरेंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल है वो फेरिंग्स रीजन में होती है। देखो ये फेरिंग्स रीजन में है फेरेंजियल टॉन्सिल, अपर मिडलाइन ऑफ नेजोफेरिंग्स। जो हमारी नेजोफेरिंग्स है, पिछले लेक्चर में हमने फेरिंग्स के टाइप्स पढ़े थे, तो जो नेजोफेरिंग्स है उसकी अपर मिड लाइन में, मतलब आधे पार्ट से अपर साइड में प्रेजेंट होती है और ये सिंगल होती है। ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज, मतलब हमारी टंग के आसपास। तो जो लिंगुअल टॉन्सिल है, लिंगुअल टॉन्सिल ये नीचे, ये लिंगुअल टॉन्सिल है, ये हमारे जो टंग का अपर पोस्टीरियर थर्ड पार्ट, पीछे वाला जो हमने रूट और बॉडी पढ़ा था, तो जो रूट की साइड पोस्टीरियर पार्ट होता है उधर प्रेजेंट होती है। अब बच गई कौन सी? पैलेटाइन टॉन्सिल एंड ट्यूबल टॉन्सिल। पैलेटाइन और ट्यूबल टॉन्सिल्स ये पेयर्ड टॉन्सिल्स होती है। ठीक है, एक पेयर इसका हो गया, एक पेयर इसका हो गया, तो टोटल कितनी टॉन्सिल्स हुई? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फेरेंजियल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल्स है वो सिंगल होती हैं, बट पैलेटाइन एंड ट्यूबल टॉन्सिल्स आर पेयर्ड। ट्यूबल टॉन्सिल्स यूस्टेशियन ट्यूब के ऊपर प्रेजेंट होती है। यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो ईयर है उसके साथ काम करती है और जो हमारे नोज से और ईयर से जो एयर का प्रेशर मेंटेन होता है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, ये कंप्लीट जो अरेंजमेंट होता है, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वाल्डेयर रिंग, वाल्डेयर्स रिंग। ठीक है, वाल्डेयर रिंग बोला जाता है इस अरेंजमेंट को। अब हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? माउथ से स्टार्ट होके और कहाँ तक पहुँचती है? हमारे एनस तक पहुँचती है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होके एनस तक पहुँचती है और इसकी हिस्टोलॉजी को हम जानेंगे यहाँ पे। हिस्टोलॉजी इसके स्टडीज, इसके टिश्यूज की स्टडी। तो एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स होती हैं फ्रॉम द इनसाइड आउट। ये मान लेते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं, देखते हैं तो 4 लेयर्स होती हैं। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो है म्यूकोसा, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद जो लेयर है वो मस्कुलरिस, और लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर, जो एपिथेलियल आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको बोलते हैं सीरोसा। ठीक है, 1 बाय 1 इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सीरोसा। सीरोसा इज दी आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्वामस टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल टिश्यूज होते हैं जो कि फ्लैट सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और यहाँ पे सिंपल वर्ड आया है मतलब कि सिंगल ही लेयर है। अगर यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड आ जाता तो फिर वो क्या हो जाता? मल्टीपल लेयर्स हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर है मस्कुलरिस। ये सिरोसा है सबसे आउटर मोस्ट,
उसके बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस इज इनर टू सिरोसा, सिरोसा से अंदर वाली लेयर होती है, दो पार्ट्स में ये डिवाइड होती है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल अगर हम कोई स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस तरीके का दिखाई देता है, इनर सर्कुलर मसल्स, और इससे अंदर वाली जो लेयर होगी वो सर्कुलर मसल्स की होगी। तो ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं, ये कट सेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर इसको कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल किसी भी चीज़ को कट करते हैं तो उसका ऊपर वाला पार्ट हमें राउंड दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है वो इस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। उसके बाद इनर सर्कुलर मसल, तो सर्कुलर मसल को अगर हम काटेंगे तो हमें कुछ इस तरीके के सेक्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वाली जो लेयर होगी वो सर्कुलर मसल्स हो गई, ठीक है। थर्ड टाइप की एक और मस्कुलरिस लेयर होती है जिसको बोलते हैं ओब्लिक मसल। तो ओब्लिक जो लेयर है, ओब्लिक मसल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है अलोंग विद लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। मतलब हमारे स्टमक में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स तो होंगी ही होंगी, साथ में ओब्लिक मसल्स भी होती हैं, ठीक है। उसके अंदर वाली नेक्स्ट जो लेयर है सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के अंदर ये जो लेयर बनाई थी हमने लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद ये हो गई सर्कुलर, सर्कुलर उसके नीचे वाली जो लेयर होगी उस सबम्यूकोसा, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। इनरमोस्ट लेयर का नाम है म्यूकोसा। म्यूकोसा इज प्रेजेंट इन, म्यूकोसा है सबसे इनरमोस्ट लेयर है और ये प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कनाल, की जो एलिमेंट्री कनाल है उसका ल्यूमन है, ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी, की जो एलिमेंट्री कनाल की कैविटी है उसकी लाइनिंग्स में प्रेजेंट होती है, मतलब इनर मोस्ट लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। म्यूकोसा की 3 सब लेयर्स होती हैं। सबसे फर्स्ट है मस्कुलरिस म्यूकोसा, तो इस म्यूकोसा के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट मस्कुलर लेयर होगी उसको मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलेंगे। इसके अंदर फिर एक लूज कनेक्टिव टिश्यूज को बनाने वाली एक लेयर होगी जिसको लैमिना प्रोप्रिया बोलते हैं, और सबसे इनर मोस्ट एपिथेलियल लेयर होती है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स थी और सर्कुलर मसल्स थी, उनके बीच में कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूरॉन्स को बोलते हैं ओरबैक प्लेक्सिस। ये नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ओरबैक प्लेक्सिस। इन ओरबैक प्लेक्सिस का फंक्शन होता है मस्कुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना। कौन सी मस्कुलर एक्टिविटीज़? पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस इसोफेगस, जब हमने पढ़ा इसोफेगस पढ़ेंगे तो हम पेरिस्टालसिस के बारे में पढ़ेंगे। इवन आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसोफेगस फूड को, जो फूड हम सलाइवा के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, चीविंग करते हैं, जिसको बोलस कहा जाता है, ये बोलस इसको फोर्स किया जाता है स्टमक में जाने के लिए। तो स्टमक में जाने के लिए जब इसको फोर्स करते हैं तो जो रिदमिक मूवमेंट होते हैं इसोफेगस में, उन रिदमिक मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस, ठीक है। ये डायग्राम है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई सिरोसा, उसके बाद इस ये वाली जो लेयर है ये दिखाई दे रही है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और उसके अंदर ये वाली जो लेयर है ये है सर्कुलर मसल्स, और उसके अंदर सब म्यूकोसा एंड द इनर मोस्ट इज म्यूकोसा, और ये कैविटी हो गई ल्यूमन है एलिमेंट्री कैनाल की। ल्यूमन को उसी तरीके से देखना जैसे हमारी पाइप है, उस कितनी भी मोटी पाइप हो उसके अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं। ल्यूमन मीन्स कैविटी, ठीक है। नाउ वी कम टू इसोफेगस। इसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी हाइट होती है, 10 इंचज़ के समथिंग, ठीक है। इसकी जो लाइनिंग है, इट इज़ लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था NKSS, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स मैंने आपको बताया था कि फ्लैट सेल्स होती हैं, और स्ट्रैटिफाइड है मतलब कि मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। और नॉन केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। केराटिन प्रोटीन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वो टफनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारी पाम है और हमारे जो सोल, हमारे हेयर, नेल्स, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन
केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से ये लाइंड होता है। इसकी जो ओपनिंग होती है फेरिंग्स के अंदर हमने पढ़ा था कि दो ओपनिंग्स होती है, एक ट्रैकिया और एक इसोफेगस। तो ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है और यहाँ जो इसोफेगस है इसकी ओपनिंग को गुलेट कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो लोअर ओपनिंग होती है वो अटैच होती है, ज्वाइंट होती है स्टमक से और इस ओपनिंग को गार्ड किया जाता है एक वाल्व के द्वारा। यहाँ पे एक वाल्व होता है, इसको गास्ट्रो इसोफिजियल या कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है या फिर इसोफिजियल गास्ट्रिक स्फिंक्टर या गास्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर भी कहा जा सकता है। ठीक है, गास्ट्रिक वर्ड कार्डियक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और इसोफिजियल गास्ट्रिक या गास्ट्रोफिज इसोफिजियल इसलिए क्योंकि ये जो स्टमक है इसके लिए गास्ट्रिक वर्ड यूज किया जाता है और इसोफेगस यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है इसलिए इसको गास्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, वाल्व या स्फिंक्टर का मतलब वो मसल्स जो किसी जैसे हमारे हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं ना, तो वो मस्कुलर वाल्व होते हैं जो किसी ओपनिंग को गार्ड करते हैं, उसको ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारी लेयर्स होती है मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, लेकिन यहाँ पे सिरोसा एब्सेंट होती है। सिरोसा की जगह पे एक डेंस इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। हमें पता है कि स्टमक जो इसोफेगस है उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जो फूड आता है हमारी सलाइवा से के साथ मिक्स होके जो फूड पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पेस्ट लाइक बन जाता है, उसको बोलस कहा गया था। उस बोलस को यहाँ से फोर्सफुली स्टमक के अंदर मूव कराना यही काम होता है इसोफेगस का। और यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं, जिन मूवमेंट रिदमिक मूवमेंट्स की हेल्प से ये फूड डाउनवर्ड फोर्स होके आता है, उन मूवमेंट्स को कहा जाता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ये अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, यहाँ पे फेरिंग्स होती है और ये लोअर इसोफिजियल मतलब गास्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, इसका फंक्शन फूड को सॉलिड फूड को लेके जाना स्टमक तक बाई स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का दूसरा नाम डीग्लूटिशन भी है। एक डीग्लूटिशन होता है, एक री एग्लूटिनेशन होता है। री एग्लूटिशन, ठीक है। तो डी का मतलब होता है रिमूव करना, नीचे की तरफ जाना फूड का। और कई बार क्या होता है ना कि एसिडिटी की वजह से या फिर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा फूड है वो इसोफेगस से होते हुए माउथ के अंदर दोबारा से आता है, तो उसको रीएग्लूटिनेशन बोला जा सकता है या फिर एग्लूटिनेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू स्टमक। स्टमक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्टोरेज ऑर्गन है ये। इसकी जो शेप है वो एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ जे ऐसी शेप होती है। मेनली इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है सबसे प्राइमरी पहला पार्ट होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर हो गया। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ये फंडस हो गया। और यहाँ पे क्योंकि हार्ट प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, कार्डियक बोला जाता है, कार्डियक पार्ट। और जो मेन पार्ट होता है, जो मेन पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। और बॉडी के बाद जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा उस पार्ट को बोला जाता है पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पाइलोरिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो जैसे ये यहाँ पे स्टमक इसोफेगस के अंदर ओपनिंग होगी तो ये वाला जो पार्ट होगा जो ओपनिंग से पहले इस कैनाल में जाने से पहले होगा तो इसको बोलेंगे पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, और जो ड्यूओडेनम की कैनाल के अंदर जाएगा इस पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, तो ये जो ड्यूओडेनम के अंदर जब ओपन होता है स्टमक तो यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर।
तो यहाँ पे कार्डियक पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, और जो फंडस है दिट इज सुपीरियर टू द जंक्शन बिटवीन द स्टमक एंड इसोफेगस। इसका मतलब है कि जो इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन था उससे सुपीरियर होता है, ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ पार्ट होता है। और जो ये कार्डियक पार्ट है इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होती है, हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। इसका जो सीक्रेशन है वो स्टमक की लाइनिंग को एंजाइम और जो एंजाइम्स और एसिड होता है उनके एक्शन से बचाता है। बॉडी लार्जेस्ट पार्ट है और मिक्सिंग टैंक होता है स्टमक का। ये देखो स्ट्रक्चर, ये कार्डियक, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये फंडस पार्ट हो गया, ये वाला जो कार्डियक पार्ट हो गया, और जो मेन पार्ट है ये बॉडी है, और ये वाला पार्ट है ये पाइलोरिक, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये पाइलोरिक एंट्रम और ये पाइलोरिक कैनाल, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। दीज आर दी रग्स का फंक्शन होता, ये जो रग्स है ये स्टमक के अंदर फोल्ड बन जाते हैं। जब एम्प्टी स्टमक होता है, स्टमक में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे स्टमक के अंदर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो इनको रग्स कहा जाता है। ठीक है, गास्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, और बहुत सारे एसिड को सीक्रेट करती हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और जो ये लास्ट पार्ट है पाइलोरिक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। एंट्रम जो है वो बॉडी से कनेक्टेड होता है, और जो पाइलोरिक कैनाल है वो नीचे की साइड डुओडेनम से कनेक्ट होता है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो पाइलोरिक पार्ट और डुओडेनम के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है और काइम के रिलीज करने में हेल्प करता है, उसके रिलीज को रेगुलेट करता है। सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। और हमने जब स्टार्टिंग में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो सिरोसा और मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में जो मस्कुलरिस लेयर थी उसके 3 पार्ट्स, तीसरा जो ओब्लिक पार्ट था वो ओब्लिक लेयर है और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट है। अब आते हैं गास्ट्रिक ग्लैंड्स पे। गास्ट्रिक मतलब कि स्टमक के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और उनका क्या क्या सीक्रेशन होता है। सबसे फर्स्ट इज गोब्लैड सेल्स। गोब्लैड्स वर्ड जहाँ पे भी आए मतलब कि म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है, तो म्यूकस सीक्रेट करती है। और म्यूकस क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है हमारे स्टमक में उसके एक्शन से स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। नंबर सेकंड इज ऑक्जिंटिक सेल या पेराइटल सेल। ऑक्जिंटिक सेल सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम के एक्शन के लिए जो एनवायरनमेंट है एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है। और कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या है, इनएक्टिव एंजाइम होता है। पेप्सिन इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि बनता है पेप्सिनोजन के द्वारा। ठीक है, पेप्सिनोजन पे जब हाइड्रोक्लोरिक एक्ट करता है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है तो पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जर्म्स को किल करना। ठीक है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा जो पेराइटल सेल है एक फैक्टर और रिलीज करती है, उस फैक्टर का नाम है कैसलेज इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसलेज इंट्रिंसिक फैक्टर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो कैसलेज इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और यहाँ से जो विटामिन B12 है वो आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की सेल है वो है चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स, कोई भी नाम बोल सकते हो आप। तो ये एंजाइम सीक्रेट करती है। नंबर फर्स्ट एंजाइम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव पेप्सिन है और HCl इसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में चेंज कर देता है। ये गास्ट्रिक ग्लैंड्स है, एक ओवरव्यू है गास्ट्रिक ग्लैंड्स का। तो यहाँ पे ये जो लैमिना प्रोप्रिया हो गई, ये जो सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी गास्ट्रिक ग्लैंड्स है, लेकिन ये क्वाइट कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अलग अलग दिखाई गई है। यहाँ पे सबसे सरफेस पे ऊपर की तरफ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, गोब्लैड सेल्स प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सीक्रेट करेंगी। यहाँ पे फिर बीच में म्यूकस रिलीजिंग सेल्स होती है। ये यहाँ पे पेराइटल सेल्स होगी, पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है। फिर उसके बाद चीफ सेल और जाइमोजन सेल्स होती है, वो पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट करती है। ठीक है,
उसके बाद जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि गास्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। हार्मोन सिक्रीट करने वाली सेल्स को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक व्यू था, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था डिफरेंट गास्ट्रिक ग्लैंड्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन इज इनएक्टिव रेनिन एंजाइम। जो रेनिन एंजाइम है ये बनता है प्रोरेनिन से। ठीक है, रेनिन एंजाइम का फंक्शन, जो किड्स होते हैं, छोटे इन्फेंट्स, नवजात शिशु होते हैं, उनके अंदर इनका ज़्यादा फंक्शन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो कुछ टाइम बाद कई बार क्या होता है, उसके माउथ से वो कर्ड जैसा निकल के बाहर निकलता है। तो वो कर्डलिंग किसकी वजह से हुई? रेनिन की वजह से। उस कर्डलिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि जो शुगर होती है उसको कर्डलिंग कर देता है रेनिन एंजाइम। ब्लड जो मिल्क में शुगर है उसकी कर्डलिंग कर देता है ताकि जो बच्चा है उसके स्टमक में वो मिल्क काफ़ी देर तक रह सके। नेक्स्ट सेल है जी सेल्स। तो जी सेल्स एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो गास्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो बाकी अदर सेल्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट सेल है डी सेल्स। तो डी सेल्स सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं जो एक इनहिबिटरी हार्मोन है। ठीक है, अब गास्ट्रिक जूस का पीएच है 1.2 to 1.8, मतलब कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और मेनली 2 to 3 लीटर्स पर डे ये सिक्रीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आज का टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे।